She is a graphologist, a graphotherapist and an handwriting analyst. ग्राफोलॉजी बेसिकली हैंडराइटिंग एनालिसिस है, ये साइंस है जो कि 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। तो बेसिकली आप अपने आप को हैंडराइटिंग के पंडित जी बोलेंगे? हैंडराइटिंग एनालिस्ट बोलेंगे। हैंडराइटिंग एनालिसिस पूरी साइंस बेस्ड है, ऑल ओवर वर्ल्ड इसको यूज कर रहे हैं, स्पेशली कंपनीज में, HR डिपार्टमेंट्स। फोर्ब्स में भी ये रिपोर्ट आई है। FBI में अलग से एक डिपार्टमेंट है ग्राफोलॉजिस्ट का। एक्यूरेसी ऑफ हैंडराइटिंग एनालिसिस इज 100%। तो आप इससे कैसे जुड़े? इच्छा थी कि मुझे जीना है। एस्ट्रोलॉजर को भी दिखाया था तो उन्होंने कहा था अप्रैल 24 के बाद आप सर्वाइव ही नहीं करेंगे। आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द पेरेंट्स, स्टॉप गिविंग कर्सिव राइटिंग बुक्स टू योर चिल्ड्रन। आप कह सकते हो कि हम आपकी मैरिज लाइफ में भी हेल्प कर सकते हैं? डज ग्राफोथेरेपी ऑल्सो हेल्प इन सेक्सुअल रिलेटेड कंसर्न्स या रिप्रोडक्टिव कंसर्न्स? सिग्नेचर आई वुड लाइक टू ऐड कि वो आपका विजिटिंग कार्ड है वर्ल्ड को। Hello and welcome to yet another insightful but एक और मज़ेदार एपिसोड ऑफ माई पॉडकास्ट ब्यूटिफुली कैंडिड विद गुरप्रीत #keepingitreal। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मैं लेटली एक ऐसे इंसान से मिली जिसने ना तो मेरी डेट ऑफ बर्थ पूछी, ना मेरा फेस रीड किया, ना उसने मेरी कोई कुंडली बनाई, बट फिर भी मुझे यह बता दिया कि मैं एक कैसी इंसान हूँ, मेरे पर्सनैलिटी ट्रेट्स क्या हैं या मेरे हेल्थ इश्यूज़ क्या हैं, तो आप उसे मैजिशियन कहेंगे या कहेंगे कि ये ऐसे ही कुछ बोल रही हैं? लेट मी टेल यू, इट्स अ फैक्ट। रिसेंटली आई मेट समबडी हु इज़ नॉट अ माइंड रीडर, neither a face reader nor an astrologer, but she definitely could tell me about myself. She is a graphologist, a graphotherapist and an handwriting analyst. कभी सुना है इस बारे में पहले? नहीं ना? या शायद बहुत कम। तो आज मैं इनको ले आई हूँ अपने पॉडकास्ट पे so that we get to know more about this area of or field of work, because this can be life-changing for you. So let's welcome Mrs. Manisha Rajpal, a handwriting analyst and a graphotherapist on my show today. Welcome to my show. Thank you. It's a privilege, it's an honor to be here. You're most welcome. The honor is all ours, ma'am. तो start करते हैं बेसिक से। Okay. ग्राफोलॉजी क्या है? ग्राफोलॉजी बेसिकली हैंडराइटिंग एनालिसिस है, ये साइंस है जो कि 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी है, और इसमें आपकी फ़िज़िकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, पर्सनालिटी, आपके दुनिया में लोगों के साथ रिलेशनशिप्स कैसे हैं, गुस्सा तो नहीं जल्दी आ जाता, आप रिएक्ट करते हैं कि रिस्पॉन्ड करते हैं, ये सब पता चलता है आपकी हैंडराइटिंग से। ओके, तो बेसिकली आप अपने आप को हैंडराइटिंग के पंडित जी बोलेंगे? हैंडराइटिंग एनालिस्ट बोलेंगे। ओके, अब देखो, मैंने थोड़ा सा सैम्पल तो देख लिया था मनीषा जी जब आपने मेरी हैंडराइटिंग एनालिसिस करी, बट आप मुझे बताइए कि इसके कुछ एविडेंसेस हैं आपके पास, या ये एक कोइंसिडेंस भी तो हो सकता था कि मेरे बारे में सब सही हो गया? ओके, हैंडराइटिंग एनालिसिस पूरी साइंस बेस्ड है, ऑल ओवर वर्ल्ड इसको यूज़ कर रहे हैं, स्पेशली कंपनीज में, HR डिपार्टमेंट्स। ओके, फोर्ब्स में भी ये रिपोर्ट आई है। कोका कोला जैसी कंपनीज जो हैं और जनरल मोटर्स है, इस तरह की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में हैंडराइटिंग को यूज़ कर रहे हैं। रियली? कि आप एज एन एम्प्लॉय कैसे रहेंगे, कौन सी पोजीशन के लिए सही रहेंगे, मैनेजरल जॉब में जहाँ डिसीजंस हैं ज़्यादा, तो आर यू अ क्विक डिसीजन मेकर और नॉट? ओके, एंड एट द सेम टाइम इतना ही नहीं, FBI में अलग से एक डिपार्टमेंट है ग्राफोलॉजिस्ट का, रियली? फॉरेंसिक ग्राफोलॉजी का। एंड लेट मी ऐड हियर, इंडिया में भी अब बहुत ज़्यादा HR डिपार्टमेंट ग्राफोलॉजिस्ट पे रिलाई कर रहे हैं। तो माइंड यू, अगर कोई भी जॉब में अगर आपसे मांग रहे हैं कि टेस्टिमोनियल दीजिए, आपका एक्सपीरियंस कैसा है, हैंडराइटिंग मांग रहे हैं एज अ स्टूडेंट, एज एन एम्प्लॉय, आप केयरफुल हो जाइए, आपकी हैंडराइटिंग एनालिसिस होने वाली है। ओह, और उसका इम्पैक्ट आपके अप्रेजल्स तक पे पड़ रहा है? ऑफ कोर्स रिक्रूटमेंट पे पड़ेगा, आपको कंटिन्यू करा जाए या ना करा जाए। वाओ, ओके। सो HR इज ऑलरेडी डूइंग इट। Wow, I did not know about that, but मैंने थोड़ी research तो करी है. When I was reading about it, I also read that 75% लोग
जब अपनी हैंडराइटिंग एनालिसिस कराते हैं तो वो अपने बारे में ही कुछ नया सीखते हैं. Yes. हाउ एक्यूरेट इट इज़? टू अ लॉट एक्सटेंट, क्योंकि हम सबकॉन्शियस माइंड को रीड कर रहे हैं. अब हर इंसान बहुत ज़्यादा सेल्फ अवेयर नहीं होता है, अपने बारे में ही नहीं जान पाता है. तो जब हम हैंडराइटिंग एनालिसिस उनको डिलीवर करते हैं तो दे टेक सम टाइम टू अब्जॉर्ब. इट्स ओके. Okay. So what would you say? It's 80 to 90% correct? What range? एक्यूरेसी ऑफ हैंडराइटिंग एनालिसिस इज 100%. Wow. आप उससे कितना रेजोनेट करते हैं, कितना एग्री करते हैं एनालिसिस से, इट जस्ट शोज कि आप अपने आप को कितना जानते हैं. Okay. और ये कैसे काम करता है? What all things do you observe when you do this analysis? हम हैंडराइटिंग का साइज, स्लांट, आप प्रेशर, कितने प्रेशर से पेपर पे लिख रहे हैं, क्या स्ट्रोक्स बना रहे हैं, उन सब को हम समझते हैं. Okay. तो आप इससे कैसे जुड़े? वो एक लाइफ स्टोरी है मेरी, एक मैं लिविंग टेस्टिमोनियल हूँ इस चीज़ के लिए. आज से 15 साल हो गए मुझे. मैं बहुत ज़्यादा हेल्थ को लेके परेशान थी, बहुत ज़्यादा हेल्थ से जूझ रही थी मैं. जब मैं बोल रही जूझ रही, मतलब कि मैं हर साल 3 से 4 बार एडमिशन ही हो जाते थे. हॉस्पिटल एडमिशन के बावजूद क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब होती जा रही थी दिन पर दिन. मेडिसिन्स ज़्यादा खा रही थी, खाना कम खा रही थी. और जैसे जैसे साल आगे बढ़ रहे थे मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ तो ख़राब हो ही रही थी, उसके अलावा मुझे जॉब भी छोड़नी पड़ गई थी. तो इतना इम्पैक्ट हेल्थ पे आ रहा था. और हॉस्पिटलाइजेशन भी नॉर्मल वार्ड्स वाले नहीं, आईसीयू एडमिशन्स होने लग रहे थे. तो मैं 35 की एज पे आईसीयू में लेटे हुए, मेरे साथ के बेड्स में कोई 80 ईयर्स का है, कोई 90 ईयर्स का है. उन्होंने ऑलरेडी ज़िंदगी देख ली है. मैं 35 की एज में मैंने क्या देखा? जॉब भी मुझे छोड़नी ही पड़ गई थी. तो जब जॉब भी छोड़ गई, एडमिशन्स भी हो रहे हैं, 1/2 किलोमीटर में चल नहीं पाती थी, मुझे रिक्शा लेना पड़ता था. अगर मैंने ब्रश कराए, मैं उतना थक जाती थी कि मुझे 15 मिनट ब्रश करने के बाद रेस्ट करना पड़ता था. आई वॉज इन दैट कंडीशन. दिन में 8 बार तो सिर्फ नेबुलाइज ही करना पड़ता था. बट एक इच्छा थी कि मुझे जीना है. एस्ट्रोलॉजर को भी दिखाया था तो उन्होंने कहा था अप्रैल 24 के बाद आप सर्वाइव ही नहीं करेंगे. मैंने एलोपैथी, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, रेकी, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर सब ट्राई करा. और सब कुछ करते करते हैंडराइटिंग एनालिसिस और ग्राफोथेरेपी तक मैं पहुंची. उसको करते करते 8 महीने हो गए, मैं डॉक्टर के पास गई ही नहीं हूँ. Wow. मैं वही इंसान जो महीने में 5 बार 8 बार कम से कम मुझे जाना ही पड़ता था डॉक्टर्स के पास. आज आई एम सो प्राउड, आई एम सो हैप्पी कि ग्राफोथेरेपी ने मुझे एक दूसरी ज़िंदगी दी. Wow, that's mind blowing. How does graphotherapy work? ओके, हैंडराइटिंग एनालिसिस को एक बार ब्रीफ करते हैं कि ब्रेन की फंक्शनिंग, हैंडराइटिंग ब्रेन राइटिंग है. तो जो ब्रेन की फंक्शनिंग है वो हमारे मसल्स के साथ आके हमारे मूवमेंट्स को, हम जब पेपर पे लिखते हैं हम उस मूवमेंट्स को रीड करते हैं. हमारे हैंड में 27 बोन्स हैं, 40 मसल्स हैं. तो जब हम लिख रहे हैं, अब हम गाइडेड स्ट्रोक्स दे रहे हैं ग्राफोथेरेपी में. Okay. कि आप ऐसे नहीं ऐसे लिखेंगे. तो जब हम गाइडेड स्ट्रोक्स दे रहे हैं तो अब हम रीवायरिंग कर रहे हैं अपने ब्रेन की. तो ये आपके सबकॉन्शियस लेवल पे जाके आपको हील करता है. आपके पैर में चोट लगती है, आप कुछ उस पर नहीं भी लगाएंगे तब भी ब्रेन को पता है कि वहाँ चोट लगी है और वो उसको ठीक करता है. So, ग्राफोथेरेपी कैसे काम करती है? ओके, ग्राफोथेरेपी बेसिकली हम अपने ब्रेन को रीवायर कर रहे हैं. सबकॉन्शियस माइंड को रीवायर कर रहे हैं. आपका ब्रेन बेसिकली सब एक हेडक्वार्टर की तरह है. उसको सब कुछ पता है आपकी बॉडी में क्या क्या हो रहा है. आपके पैर में चोट लगी है, आपको पता होना हो, आपके ब्रेन को पता है. तो हम जब आपके गाइडेड स्ट्रोक्स देते हैं कि आपको ऐसे लिखना है, ये पैटर्न बनाना है, तो बेसिकली ये मूवमेंट हो रही है. इन न्यूरल नेटवर्क्स को हम रीप्रोग्राम कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं और नए वेब ऑफ इंफॉर्मेशन हम क्रिएट कर रहे हैं ब्रेन के लिए. एंड फिर ब्रेन धीरे धीरे करके उन एरियाज़ को आइडेंटिफाई करता है और हम जो आपकी फिज़िकल प्रॉब्लम है, पर्सनालिटी इश्यूज़ हैं, वो हम ठीक कर पाते हैं. ओके, तो जो ये बुक्स हैं, ट्रेन योर ब्रेन, रिवायर योर सबकॉन्शियस माइंड, क्या इसमें भी ग्राफोथेरेपी का कहीं मेंशन है या नहीं? ज़्यादातर तो नहीं है बिकॉज ये एक अपकमिंग फील्ड है.
लोगों को अवेयरनेस नहीं है। एंड एक और चीज़, जब हम चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं बुक्स पढ़ के, तो हमारे कॉन्शियस माइंड उसमें लॉजिक ढूंढता है कि ये कैसे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बिलीवर्स भी हैं, नॉन बिलीवर्स भी हैं। नॉन बिलीवर्स कहेंगे ऐसे तो काम ही नहीं होता, ये तो लॉजिक क्या है इसमें। तो कॉन्शियस माइंड जब लॉजिक लाता है तो रेजिस्टेंस भी आ जाती है। राइट। तो खुद कितनी बार वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट की तरफ जा नहीं पाते हैं। प्रोक्रास्टिनेशन है तो डिनायल आ जाएगा। कोई डीप ट्रॉमास हैं, बचपन का एब्यूज़ है, तो वहाँ पर रिप्रेशन आ जाएगा। तो आप बेसिकली मेंटल, फिजिकल, पर्सनालिटी इश्यूज सॉल्व कर सकते हैं ग्राफोथेरेपी से, इज Heal व्हाट यू आर कर सेइंग। सकते हैं। हील कर सकते हैं। डज दैट मीन कि मेडिसिन्स को रिप्लेस कर सकते हैं? येस, टू एन एक्सटेंट, बिकॉज मेरे पास ऐसे बहुत क्लाइंट्स हैं जिनकी थायराइड की मेडिसिन कम हो गई है। ओके। कुछ ऐसे हैं जिनको रेगुलर हेडेक्स होते थे ग्राफोथेरेपी करने से पहले, मतलब हफ्ते में 3 बार 4 बार पिल्स खाने पड़ते थे सर दर्द के। ग्राफोथेरेपी से मेडिसिन ही माइनस हो गई हैं। वाओ। तो ये तो बात हुई थायराइड, ये जो डिसऑर्डर्स हैं। अगर बड़ी इश्यूज हैं जैसे कैंसर, ट्यूबरकुलोसिस, आपके रेगुलर डायलिसिस चल रहे हैं, तो आप ये कह रहे हो कि कीमो बंद कर दें और ग्राफोथेरेपी शुरू कर दें? ब्यूटिफुल क्वेश्चन इज दैट। एक्चुअली हम ये बोलते हैं कि ग्राफोथेरेपी से जब आपकी एक क्रॉनिक या एक टर्मिनल इलनेस है, आप मेडिसिन लीजिए, हम डॉक्टर्स को रिप्लेस नहीं करेंगे, बट जो मेडिसिन आप ले रहे हैं उसकी एफिकेसी, कि वो दवाई कितना काम करेगी आपके शरीर पर, वो बढ़ जाती है। तो जो थायराइड की दवाई खा रहे हैं, अगर 100 की डोज पे खा रहे हैं, तो अब शायद सिर्फ उनको 50 ही खानी पड़ेगी। ओके। तो कम डोज, कम साइड इफेक्ट। तो काफ़ी इम्पैक्टफुल चीज़ है ये। तो हमारे हॉस्पिटल्स में फिजियोथेरेपिस्ट्स होते हैं, साइकोलॉजिस्ट्स होते हैं, ग्राफोथेरेपिस्ट क्यों नहीं हैं अभी तक? दैट्स माई ड्रीम टू सी। ये एक्चुअली बहुत इम्पॉर्टेंट है। आई विश आपका ये क्वेश्चन गवर्नमेंट्स तक पहुँचे एंड ये एक इम्पॉर्टेंट रिहैबिलिटेशन क्लिनिक्स की तरह न्यूरोलॉजिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट इनको इस्टेब्लिश करें, सेटअप करें। स्पेशली स्ट्रोक पेशेंट्स हो गए, तो ये आई विश गवर्नमेंट्स सुने एंड हॉस्पिटल्स में सेटअप करें ग्राफोथेरेपिस्ट क्लिनिक्स। इट्स इम्पॉर्टेंट। So that is something you wish for and you, I'm sure, are working towards. But anything to be implemented at a bigger scale needs some evidences, right? तो कोई scientific evidences हैं इसके? यस, यूनिवर्सिटी ऑफ बफलो एक में बहुत पायनियरिंग वर्क हुआ था, जहाँ पर उन्होंने देखा था कि इवन अ मिलीमीटर ऑफ मूवमेंट ऑफ योर फिंगर्स कैन इम्पैक्ट ऑल टुगेदर अ डिफरेंट एरिया ऑफ द ब्रेन। Okay. सो विद ब्यूटिफुल साइंटिफिक एविडेंस इज देयर। राइट। अब एक इंटरेस्टिंग सा सवाल आ रहा है, मतलब ग्राफोथेरेपी के थ्रू आप सिखाओगे कि कैसे लिखना है कोई भी अल्फ़ाबेट। ये तो हम बचपन से करते आ रहे हैं ना, कर्सिव राइटिंग टीचर्स मार मार के सिखाती थी और मम्मी कितनी तो बुक्स भरवा देती थी। तो अगर बचपन से ही हम ये कर रहे हैं तो अब जाके दोबारा क्यों करें? Okay. I would request all the parents, stop giving cursive writing books to your children. हाँ? Yes, stop giving. Okay. Because most of the time जो cursive writing books में formations हैं, कुछ कुछ formations आपके अंदर inferiority complex तक induce करते हैं। कुछ formations ऐसे हैं जो आपके अंदर, आपका बच्चे के अंदर low self confidence instill करेंगे। एंड कुछ ऐसे हैं जिसमें फिजिकल हेल्थ इश्यूज आने लगेंगे। कुछ ऐसे फॉर्मेशंस हैं जहाँ पर बच्चा आर्ग्यूमेंटेटिव हो जाएगा, पेरेंट्स की अथॉरिटी को चैलेंज करेगा। सो इट्स बेटर नॉट टू गिव अ चाइल्ड कर्सिव राइटिंग बुक। कर्सिव राइटिंग बुक्स आर ओनली फॉर द लेजिबिलिटी, कि बच्चे की हैंड राइटिंग लेजिबल है, क्लियर है कि नहीं। मनीषा जी, आपने पूरे एजुकेशन सिस्टम को हिला दिया अपने इस जवाब से। आप चैलेंज कर रहे हो सबसे कि जो इतने सालों से चलता आ रहा है वो गलत है। एग्जाम्पल दे सकते हो? ओके, अब आप ये देखते हैं, ये एक नॉर्मल कर्सिव राइटिंग है, देखने में कितनी सुंदर लग रही है, ठीक है, पर यहाँ पर हम अगर इस हैंड राइटिंग को एक हैंड राइटिंग एनालिस्ट की तरह अगर हम इंटरप्रेट करें, एनालाइज करें, तो इस बच्चे में बहुत सारे पर्सनालिटी इश्यूज हैं। Really?
तो कहने के लिए ये एक कर्सिव राइटिंग है, बट वी डू नॉट सजेस्ट दिस. सो फॉर एग्जाम्पल, सो अब यहाँ पर अलग अलग टाइप ऑफ जीज हैं, ठीक है. यहाँ पर किसी का टेल नीचे जा रहा है, किसी का लूप बहुत बड़ा हो रहा है, किसी का लूप इनकम्प्लीट है. तो जहाँ पर बहुत बड़ा लूप है, आपने नोटिस करेंगे अगर आपका बच्चा इस तरह का जी बना रहा है तो वहाँ पर क्या हो रहा है, वो बच्चे को बहुत हर चीज़ से वो जल्दी बोर हो जाता है, वो कंसिस्टेंट नहीं रह पाता. इसी तरह से मोस्ट ऑफ द कर्सिव राइटिंग बुक्स इस तरह का के दिखाते हैं, इस तरह का के सिखाते हैं. ग्राफोलॉजी में इस तरह का के अगर हम 2-3 और ट्रेट्स के साथ जोड़ के देखें तो दैट कैन लीड टू वीक बोन्स. What? यस, आप देखेंगे आजकल ज़्यादातर बच्चों में विटामिन डी की कमी तो है ही है, पर जब ये बच्चे थोड़े से भी बड़े हो रहे होंगे 40s में 30s में, उनको बहुत जल्दी ऑस्टियोपोरोसिस आएगा एज कम्पेयर टू देयर पेरेंट्स. कर्सिव राइटिंग बुक्स स्टॉप यूजिंग. सिमिलरली कर्सिव राइटिंग बुक्स में ओपन पी, ब्रोकन अवे पी, ये सब आपके फिजिकल हेल्थ पे लॉन्ग टर्म में हेल्थ इश्यूज देगा ये. Wow. Now that is quite challenging. I would suggest आप लोग ज़रूर अपने बच्चे की अपने भी हैंडराइटिंग एक बार ही चेक कर लीजिए. ओके, तो ये तो बात रही कर्सिव राइटिंग की. अब आप मुझे बताओ कि आपने स्टार्टिंग में बोला था कि फोर्ब्स, NSA, FBI जैसी कंपनीज भी ग्राफोलॉजिस्ट हायर कर रही हैं. तो अगर मुझे एक तरीके की जॉब चाहिए एंड आई एम अ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट और अ करियर एस्पिरेंट, ग्राफोथेरेपिस्ट उसमें भी हेल्प करते हैं? ऑफ कोर्स. आपकी हैंडराइटिंग से आपके एक तो थिंकिंग पैटर्न्स पता चलते हैं कि आप एक प्रोसीजरल थिंकर हो कि आप बहुत जल्दी डिसीजन मेकिंग कर लेते हैं. सो इफ़ यू आर अ प्रोसीजरल थिंकर तो आपके लिए अलग काइंड ऑफ जॉब सूटेबल हैं. सिमिलरली कुछ लोग एम्प्लॉय सेटअप के होते हैं एंड कुछ लोग एम्प्लॉयर सेटअप होते हैं. ओके. Employer kind of a thinking. So if you have to, if somebody comes up to me and said मुझे startup खोलना है, I would like to see certain traits in the handwriting. तो बेसिकली आप कह रहे हो कि जी एस्ट्रोलॉजर के पास भी मत जाओ, मेरे पास आ जाओ, मैं बता दूंगी. बिल्कुल. ओके. हम आपने आपकी सबकॉन्शियस की जो जितने बचपन से लेकर आज तक हर्ट्स हुए हैं, अगर कभी बचपन में आपकी मम्मा ने बोल दिया होगा कि ये सम गलत क्यों किया, ये नंबर खराब क्यों आए, वो बचपन की जो बातें जो आप आज याद नहीं कर पा रहे, पर वो बचपन की हर्ट्स तो हैं, वो चोट तो है, उसकी हीलिंग कहीं और नहीं होगी, हमारे पास होगी. साउंड्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू मी. आप ऑलमोस्ट हर एक कम्युनिटी को चैलेंज कर रहे हो. तो अब आप मुझे बताओ कि अगर कोई शादी करना चाह रहा है, ओके, अब ये ना मैं जोड़ रही हूँ सब बातों को कि बचपन से आपने कुछ जोड़ दिया, अब बड़े हो गए, नौकरी मिल गई या आपने बिजनेस सेट कर लिया, अब आप इवेंचुअली शादी करेंगे. आप कह सकते हो कि हम आपकी मैरिज लाइफ में भी हेल्प कर सकते हैं? बिल्कुल. मैरिज लाइफ शुरू होने से पहले भी हेल्प करना चाहते हैं, बिकॉज आई वुड सजेस्ट जिस दिन आपकी शादी डिसाइड होती है, आप ग्रूम ब्राइड सेलेक्ट करते हैं या सेलेक्ट करने से भी पहले हैंडराइटिंग सैम्पल्स लेके आइए. कुंडली मैच कराएं ना कराएं, हम आपकी पर्सनालिटी मैच करते हैं. ओके. फॉर एग्जाम्पल, जब शादी होती है, बहुत सारे मैरिड कपल्स एग्री करेंगे, देयर इज समथिंग कॉल्ड हनीमून पीरियड. तब तक तो सब कुछ हंकी डोरी होता है, बट उसके बाद धीरे धीरे शेड्स दिखाई देते हैं. अब जब शेड्स दिखाई देते हैं तो पता चलता है दैट समबडी लूजेस टेम्पर, कोई बहुत जल्दी चिड़चिड़ा हो जाता है, और फिर दूसरे इंसान की मेंटल हेल्थ पे वो मतलब अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ता. तो अगर हम शादी होने के पहले ही कुछ पर्सनालिटी इश्यूज हैं इस तरह के कि कोई नैगिंग है, कोई sarcastic है, कोई जल्दी जल्दी इरिटेट हो रहा है, कोई रिएक्ट कर रहा है, तो हम हैंडराइटिंग से, ग्राफोथेरेपी से वो पर्सनालिटी इश्यूज सॉर्ट आउट करिए एंड देन गेट मैरिड. Okay. So before the pre-wedding shoot, get a pre-wedding handwriting analysis gifted to each of yourself. Okay. So does graphotherapy also help in sexual related concerns या reproductive concerns Yes, जिसमें ladies शायद conceive नहीं कर पा रही हैं या gents are going through impotency? चेन्नई में एक क्लिनिक है
IVF सेंटर है। जिन लोगों को IVF में सक्सेस नहीं मिल रही है, अब वो ग्राफोथेरेपी साथ में करवा रहे हैं और वो क्लाइंट्स के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। Wow. Okay. So you mean to say that while you're trying to conceive as a couple, graphotherapy can also help Of you course, heal because that. it's a brain reprogramming. तो हम ब्रेन को कह रहे हैं टेक केयर ऑफ द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। Right. एक मेरे बहुत ही इम्प्रॉम्प्टू क्वेश्चन है मनीषा जी, बड़े पूछने की बड़ी इच्छा हो रही है। तो अगर कोई अपनी एजिंग आगे करना चाहता है, बोटॉक्स लेने की बजाय अपनी स्किन को ग्लो कराने के लिए भी कर सकते हैं? ऑफ कोर्स, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत सारे मेरे अपने क्लाइंट्स हैं और भी लोग बताते हैं कि जब वो ग्राफोथेरेपी करते करते 2 महीने 3 महीने हो जाते हैं, दे स्टार्ट फीलिंग ब्यूटिफुल फ्रॉम इनसाइड। ओके ओके। सो फिजिकल अपीयरेंस, बिकॉज जब हेल्थ बेटर हो रही है, फिजिकल हेल्थ बेटर हो रही है, चिड़चिड़ापन नहीं आ रहा, आपके अंदर हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, तो आप अंदर से यू गेटिंग ब्यूटिफुल फ्रॉम इनसाइड। आपकी स्किन ज़्यादा ग्लो कर रही है। मेरे कितने क्लाइंट्स हैं जो 1 वीक और 1 मंथ के अंदर ही जैसे जैसे ग्राफोथेरेपी करते हैं उनका फेस ग्लो करने लग जाता है। ओके। तो ओवरऑल प्रोसेस क्या रहता है आपकी ग्राफोथेरेपी का? ओके, ये कस्टमाइज्ड हम स्ट्रोक्स देते हैं। आपकी पर्सनालिटी एनालिसिस करी, आपका हेल्थ का स्टेटस देखा, कौन कौन से एरियाज में प्रॉब्लम दिख रही है, उसके अकॉर्डिंगली वी प्लान फॉर द होल मंथ। इट्स अ 30 days प्रोग्राम ओके मिनिमम। एंड उसके बाद जो है हम गाइडेड स्ट्रोक्स आपको देंगे कि आपके लिए ये स्ट्रोक्स ठीक है। ओके ठीक है, और फिर आपको वो रोज प्रैक्टिस करना होता है, रोज इमेज शेयर करना होता है। तो इट इज ऑन एन पूरा ऑनलाइन सपोर्ट है ये। वाओ, नाउ दैट्स इंटरेस्टिंग। स्किन भी ग्लो करवा लो, फिट पतले भी हो जाएंगे, एनर्जी बेटर रहती है, आप एक्सरसाइज करना खुद ही शुरू कर देंगे। तो इससे मुझे एक और यहाँ स्टेप मैं ऐड करना चाहती हूँ एक जी। चीज़। आपने अभी पूछा पतले हो सकते हैं कि नहीं। आई हैव क्लाइंट्स जिन्होंने बोला है कि पहले वो रोज जंक फूड खाते थे और अब ग्राफोथेरेपी करते करते उनको जंक फूड खाने की जो क्रेविंग है वो कम हो गई है। ओके। सो इन इटसेल्फ इट हेल्प्स। तो मनीषा जी, हमने बात कर ली स्टूडेंट्स की, हमने बात कर ली करियर ओरिएंटेड यंग जनरेशन की, मैरिड कपल्स की, तो आप बुजुर्गों को क्यों छोड़ रहे हैं? आई एम श्योर उनके लिए भी कुछ होगा। यस, जितने ओल्ड एज प्रॉब्लम्स हैं, जैसे मेमोरी इश्यूज आने लग जाते हैं, बहुत सारे स्ट्रोक पेशेंट्स होते हैं। स्ट्रोक हर 6 में से 1 को इंडिया में आज की डेट में स्ट्रोक हो रहा है। तो जब स्ट्रोक की रिकवरी बहुत स्लो होती है, तो ग्राफोथेरेपी एक बहुत इम्पॉर्टेंट एंड ईजी तरीका है। आपको फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना नहीं है, घर पे ही ओल्ड एज जितने आपके पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनको आप ग्राफोथेरेपी में एनरोल करवा सकते हैं। डिमेंशिया, हर 4 में से 1 ओल्ड एज पेशेंट को डिमेंशिया है। पार्किंसंस, एल्ज़मेयर्स, ये अब जैसे जैसे लाइफ फास्ट हो रही है, हमारा ओल्ड एज बर्डन कंट्री का बढ़ रहा है। क्योंकि अभी तक तो यंग पॉपुलेशन है, बट यंग पॉपुलेशन इतना ज़्यादा फास्ट पेस लाइफ है कि उनकी ओल्ड एज इश्यूज बहुत जल्दी आ रहे हैं। जितना मेमोरी इश्यूज पहले 60 के बाद आते थे, अब 50s एंड 40s में आ रहे हैं। तो ये मेमोरी इश्यूज से तो डील करवा ही रहे हैं आप, बट आप जॉइंट पेन्स जो आजकल बहुत ही कॉमन है, ब्रोंकाइटिस, रेस्पिरेटरी इश्यूज जो पोल्यूशन से होते हैं, इनको भी हील करा सकते हैं? यस, एग्जैक्टली। सो ओवरऑल हेल्थ, चाहे बच्चे की हो, अडल्ट की हो या ओल्ड एज की हो, और यहाँ तक देखा गया है कि जिन लोगों को पैरालिसिस आ रहा है फेस का, हैंड का, वो जैसे ही ग्राफोथेरेपी करना शुरू करते हैं, तो बेसिकली हैंड राइटिंग न्यूरोमस्कुलर टास्क है एक। तो वहाँ पर उनके सिग्नल्स, उनके साइनेप्सिस, नर्व कनेक्शंस दोबारा से जनरेट होने लग जाते हैं, क्योंकि ब्रेन एक प्लास्टिक चीज़ है। न्यूरोप्लास्टिसिटी एक कॉन्सेप्ट होता है कि हम ब्रेन को कभी भी नई चीज़ें सिखा सकते हैं। तो ग्राफोथेरेपी से हम वो जो कनेक्शंस टूट गए हैं, हम उनको दोबारा रीवायर कर रहे हैं। वाओ, ओके। अब मैं एक बात करती हूँ सिग्नेचर्स के बारे में, बिकॉज जब आप हैंड राइटिंग की बात करते हैं, सिग्नेचर्स आपकी लाइफ में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट
प्ले करता है। और जब हम छोटे होते हैं ना, तभी से हम अपने सिग्नेचर प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं, एंड यू रियली वांट टू मेक इट एज डिज़ाइनर एज पॉसिबल। हाउ गुड इज़ दैट? ओके, सिग्नेचर आई वुड लाइक टू ऐड कि वो आपका विजिटिंग कार्ड है वर्ल्ड को। नो मैटर कितना डिजिटलाइजेशन हो जाए, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आपको साइन करना ही पड़ेगा। तो सिग्नेचर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बट सिग्नेचर जितना सिंपल मिनिमलिस्टिक हो उतना अच्छा। मैं आपको एग्जाम्पल से शो करना चाहूँगी। श्योर। 2 एग्जाम्पल्स हैं, डोनाल्ड ट्रंप, अमिताभ बच्चन। अल्फ़ाबेट्स दिखाई दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की पर्सनालिटी कैसी है? यू वुड लाइक टू मीट देम इन पर्सन? कहीं कुछ अल्फ़ाबेट क्लियर ही नहीं है। ही क्रिएट्स एन ऑरा कि भाई मैं अप्रोचेबल ही नहीं हूँ। अमिताभ बच्चन इज़ नोन फॉर वॉट ही इज़। इस एज में भी वो काम कर रहे हैं, एंड ही इज़ नोन टू बी अ फैमिली मैन। उनकी पर्सनल वैल्यूज़ हर कोई जानता है। एज अ प्रोफेशन ही हैज़ मेड अ नेम। सेलिब्रिटी स्टेटस दोनों के पास है, पर आप किस तरह से जाने जाओगे? इट इन्फ्लुएंसेस योर पर्सनैलिटी। दोनों का नाम एम से शुरू होता है। जैसे अभी आपने बोला डिज़ाइनर सिग्नेचर, माइकल जैक्सन का सिग्नेचर डिज़ाइनर है। मनमोहन सिंह जी का सिग्नेचर सबसे सिंपल, सिर्फ नाम है। यहाँ पर डिज़ाइनर तो है, लूप्स तो है, पर माइकल जैक्सन की पर्सनालिटी कैसी थी? ही इज़ नोन टू हैव सेक्सुअल परवर्जन्स। यू वुड नॉट टू नो योर सेल्फ कि लोग आपको जाने कि सेक्सुअल परवर्जन्स थे, एक फैमिली को एक साथ में होल्ड नहीं कर पाए। पर्सनालिटी के कितने इश्यूज थे, मेंटल हेल्थ इश्यूज थे, आपको लोग वैसे जानना चाहें कि मनमोहन सिंह जैसा जानना चाहें। तो सिग्नेचर जितना सिंपल उतना अच्छा। लूप्स नहीं होने चाहिए किसी भी नाम में, सिग्नेचर में। आप लूप बना रहे हैं तो याद रखिए अभिमन्यु का चक्रव्यूह अपने लिए बना रहे हो। सिमिलरली एक और एग्जाम्पल, ये दोनों ने बहुत बिजनेस किया, रतन टाटा जी एंड विजय माल्या। अल्फ़ाबेट्स क्लियर हैं, डिज़ाइनर की कोई ज़रूरत नहीं है। विजय माल्या का सिग्नेचर, नाउ यू नो व्हाट आई एम रेफरिंग टू। आपका सिग्नेचर आपकी पर्सनालिटी को शो करता है, और अब आप डिसाइड करें आप किस तरह का पर्सनालिटी, अपना ऑरा लोगों के सामने क्रिएट करना चाहते हैं। क्योंकि आप जितना जेन्युइन होते हैं आप उतना प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेर करेंगे। सो दिस इज़ अ बेसिक ब्लूप्रिंट। आपको कुछ सोचना है किस तरह का सिग्नेचर चाहिए? सिंपल, आपका जो नाम है और जो सरनेम है 4 times द साइज ऑफ द रेस्ट ऑफ द अल्फ़ाबेट, 45 डिग्री इंक्लाइंड टू द लाइन यू हैव टू साइन, और कुछ भी नहीं करना, इतना ही कर लो, सिंपल। तो मनीषा जी, थैंक यू सो मच, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बट जैसे सिग्नेचर तो फिक्स हो जाते हैं ना, आपके बैंक में अब सिग्नेचर फिक्स्ड है, आपके पासपोर्ट पे सेट हो चुका है, एंड इट्स नॉट वेरी इजी टू चेंज इट। तो आप कह रहे हो कि हमें सब जगह अपना सिग्नेचर चेंज करना पड़ेगा? वेरी गुड क्वेश्चन, लवली क्वेश्चन। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि सिग्नेचर हमारा तो बन गया, बट येस, रोज़ एक पेपर पे आप 10 टाइम्स ऐसा सिग्नेचर करिए। ब्रेन की सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग के लिए वही काफ़ी है। यू डोंट नीड टू गो एंड चेंज इन द बैंक। जब तक आपकी मसल मेमोरी ना बन जाए, जब तक वो अंदर से कॉलिंग ना आ जाए, 1 महीना, 2 महीना, 5 महीना, इट्स ओके, टेक योर टाइम, बट रोज़ 10 बार एक पेज पे ये करिए। ब्रेन की रीप्रोग्रामिंग के लिए बहुत है, क्योंकि बैंक जाके आप रोज़ साइन नहीं कर रहे। राइट, ब्यूटिफुल, थैंक यू सो मच फॉर दैट। अब आते हैं एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन ऑफ माई पॉडकास्ट विच इज़ रैपिड फायर राउंड। इट इज़ नथिंग बट मिथ्स एंड फैक्ट्स, थोड़े से हम डिबंक करेंगे। मैं आपको एक स्टेटमेंट दूंगी, आप बताना वो मिथ है या फैक्ट है। एंड इफ इट इज़ अ मिथ, गिव मी अ फैक्ट, एंड इफ इट इज़ अ फैक्ट, थोड़ी और लाइट उस पर डाल देना। सो आर यू रेडी? Yeah, all set. Calligraphy and graphology are the same things. Myth, a big myth. Calligraphy is all about loops, and this is what I was talking about. Writing में loops नहीं होने चाहिए। Calligraphy सिर्फ डिज़ाइनर्स के लिए, मार्केटिंग एजेंसीज के लिए ही यूज़ करी जाती है। बच्चों को तो स्पेशली कैलीग्राफी नहीं सिखानी चाहिए। All handwriting analysis is the same. Myth. फर्स्ट ऑफ ऑल इट डिपेंड्स कि हैंडराइटिंग एनालिस्ट की खुद की एक्सपर्टीज कितनी है। कुछ लोग बेसिक पर्सनालिटी को आइडेंटिफाई कर पाते हैं,
कुछ लोग एडवांस्ड करके हेल्थ को आइडेंटिफाई करेंगे, एंड एट द सेम टाइम आपका बिल्डिंग ब्लॉक क्या है माइंड का. आपका माइंड किन थॉट से बना है. हम सब यूनिक हैं, तो सेम फॉर्मेट पे एनालिसिस नहीं हो सकता. Calligraphy and graphology are the same. Myth, not at all. Calligraphy is lot about making loops, making handwriting beautiful. तो वो डिजाइनिंग, मार्केटिंग, सर्टिफिकेट राइटिंग, इन सब में काम आती है. बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं सिखाना चाहिए, क्योंकि उसमें उनके नेगेटिव पर्सनालिटी ट्रेट्स आएंगे और उनकी स्पीड ऑफ राइटिंग कॉम्प्रोमाइज होगी. पेपर इन्हीं बेचारों का खत्म होगा. Right. All handwriting analyses are the same. Myth, because it depends. हैंडराइटिंग एनालिस्ट का क्या लेवल ऑफ एक्सपर्टीज़ है. कुछ लोग सिर्फ पर्सनालिटी ही असेस कर पाते हैं, कुछ लोग हेल्थ भी असेस कर पाते हैं. तो यस, एक तो लेवल ऑफ एक्सपर्टीज़ अलग है. दूसरी बात, हम सब अलग हैं. हम सबका सबकॉन्शियस माइंड अलग है. हम सब यूनिक हैं. Okay. तो हो सकता है कि किसी की हैंडराइटिंग में 20 ट्रेट्स मिले, किसी की हैंडराइटिंग में 40 ट्रेट्स मिले. Right. Graphology can predict your future. फैक्ट, ये प्रिडिक्ट कर पाता है, इसलिए HR कंपनीज रिक्रूटमेंट के टाइम पे आपकी हैंडराइटिंग को एनालाइज करवाते हैं कि इस पर्टिकुलर जॉब में आपको अगर ट्रेन करेंगे तो आप सक्सेसफुल हो पाओगे या नहीं हो पाओगे. तो यस, इट कैन. एंड नॉट ओनली दिस, कई बार आपकी हैंडराइटिंग में आने वाले 2-3 साल में जो हेल्थ इश्यूज आने वाले हैं वो भी पता चल जाते हैं. Wow. Okay. Handwriting is set in stone. नो, इट कैन बी मॉडिफाइड, सो इट्स अ मिथ. Okay. तभी हम ग्राफोथेरेपी से सिखाते हैं करेक्ट स्ट्रोक्स. Graphotherapy can drastically change your personality overnight. नो, जो आपकी अगर लाइफ है 30 इयर्स के अब हो, 30 इयर्स के जो हर्ट्स हैं, जो इमोशनल ट्रॉमास हैं, जो अब्यूज़ है, वो एक रात में ठीक नहीं होगा. बट 30 डेज का एक बेसिक प्लान होता है, 1 मंथ का. उसमें आपको काफ़ी कुछ पॉजिटिव चेंजेस दिखने लग जाएगा. बट ओवरनाइट कुछ भी नहीं होता. Right. Anyone can practice graphotherapy without any guidance. YouTube पे देख के कर सकते हैं. Myth. No, because we need to have guided strokes. So अपने आप तो बिल्कुल भी नहीं. हाँ, अपने आप सिर्फ आप तब कर सकते हैं जब आप ग्राफोथेरेपिस्ट बनते हैं. बट अपने आप YouTube देख के बिल्कुल भी नहीं, because you don't know what is suitable for you. So it is not one size fit all? No, not at all. Guided strokes, customized guided strokes. Wow. Wow. Well, that was an amazing rapid fire round. Thank you so much, Manisha ji. Manisha ji, so जाते जाते बता दीजिए कि लोग आपको contact कैसे कर सकते हैं. Okay, there's a website www.manisharajpal.com, MANEESHARAJPAL.com. उस पर आप जाएंगे. कॉन्टैक्ट मी पेज पे जाके व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप पे जाके आप डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप पे चैट कर सकते हैं. अब ख़त्म करते हैं हम इस एपिसोड को, बट लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, दिस कुड बी अ लाइफ चेंजिंग थिंग. जस्ट इमेजिन अगर आप अपनी हैंड राइटिंग को मॉडिफाई करके अपनी लाइफ चेंज कर पाएँ तो इससे बेटर और ईजी क्या ही हो सकता है. आई एम डेफिनेटली गोइंग टू गिव इट अ शॉट एंड इट वॉज अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो. Thank you so much for having me here. Beautiful. So all the best to everyone who's looking forward to change their lives. And मैं ऐसे ही और podcast लाती रहूँगी जो आपके लिए ना सिर्फ interesting होंगे but inspiring और motivational भी. Have a good day ahead. Take care.